हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरा ही यूट्यूब चैनल फिन किंग। कल तक हमने इस डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट तक का पोर्शन। अभी उसके आगे जाते हैं एंड डिटेल डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स विच आर ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को ही समझना चाहेंगे। दैट इज़ कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स इट मीन्स इट इज़ एन यूनिवर्सल राइट, इट इज़ एन इनएलिनेबल राइट्स। ठीक है, जो आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इट कुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दैम। सो दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स एंड साथ में इसके ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें पूरे यूनिवर्सल हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। नाउ फंक्शन क्या होगा स्टेट्स का इन ऑर्डर टू सिक्योर द फंडामेंटल राइट्स, वो ये चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो ह्यूमन लिबर्टी है वो प्रिजर्व रहे, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी हो वो डेवलप्ड हो, जो इफ़ेक्टिव कल्चर्ड है, ठीक है, सोशल एंड डेमोक्रेटिक, वो प्रमोट हो। ओके, सो दीज आर मेन गोल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये हमारे गोल हैं, फंक्शन हैं स्टेट के। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किए गए हैं। दैट इज़ कि 6 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर पूरे फंडामेंटल राइट्स है वो क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में। तो राइट ऑफ इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो दैट्स इट। राइट ऑफ इक्वलिटी समझने से पहले वी शुड फोकस ऑन what are the concept of states. The state includes government and parliament of India. Okay, government and parliament of India, government and legislature of each state and all locals and other authorities हैं वो हमारे states के concept के अंदर cover की गई हैं। अब local authorities के अंदर कौन कौन आ जाता है, that is our municipalities, district board, पंचायत, improvement trust, पोर्ट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। ये सारे बेसिकली मेरे डेफिनेशंस के अंदर कवर किए गए हैं स्टेट्स की डेफिनेशन में। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है आर्टिकल नंबर 12। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, दैट इज़ द अदर अथॉरिटीज़, क्योंकि यहाँ पे अदर अथॉरिटीज़ को भी कवर किया गया है स्टेट्स की डेफिनेशन के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है दैट इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड LIC ऑफ इंडिया। अगेन ये विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी अदर अथॉरिटीज़ को हम स्टेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, दैट इज़ द जस्टिफाइबिलिटी या अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उसको अमेंड किया जा सकता है, क्या उसको जस्टिफाइबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको जस्टिफिकेशन के लिए क्या कुछ अलग से अमेंडमेंट लेके आया जा सकता है या नहीं। तो आर्टिकल नंबर 13 है वो क्लियरली आपको ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ जो कि अमेंड कर रहा है, कोई भी लॉ जो कि अमेंड कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को या फिर नॉर्मल किसी भी चीज़ को, तो वो भी एक लॉ होता है जिसे ड्यू पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर कोई लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ही वायोलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो लॉ भी वॉइड अब इनिशियो होगा, वो भी इनवैलिड लॉ माना जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉर्पोरेशन से पहले का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉर्पोरेशन के बाद का हो। यहाँ पे एक फेमस केस लॉज भी है, दैट इज़ द गोलकनाथ केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच ए फंडामेंटल राइट इज़ टेकन अवे और आर ब्रीच्ड इज़ आल्सो ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मतलब कि कोई भी लॉ जिसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कर रहे हो, अब्रीज्ड कर रहे हो, आप है उनको चेंज कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, तो वो विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, अगेन वो लॉ के मीनिंग में आता है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए अगर कोई भी लॉ जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ओके, लेकिन ये आर्टिकल 13 यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यूसली इसके ऊपर और चीज़ें आती गई। तो गवर्नमेंट ने भी और क्लैरिफिकेशन करने के लिए आगे देखिए मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वॉइड माना जाएगा टू द एक्सटेंट इट टेक अवे और अब्रीजेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये या तो आप क्या कर लेता है, टेक अवे करता है या फिर अब्रीज कर रहा है
किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो वो वॉइड माना जाएगा। फर्दर एक नया क्लोज है, क्लोज नंबर 4 है, वो इंसर्ट किया गया आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, जो कि इनवैलिडेट करता है अफोरसेड डिसीजंस को एंड प्रोवाइड करता है कि इस आर्टिकल के अंदर है वो अप्लाई नहीं होगा एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो ये वाला आर्टिकल उस केस में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे रुकी नहीं। फाइनली जब केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन बी अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अगर आप अमेंड कर देते हो तो वो राइट्स भी चेंज हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, प्रोवाइडेड जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 13, जिसमें हमारी बात की गई है कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब आगे एक और क्लोज आएगा जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, वो ही डीपीएसपी जो पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसी, उसको वायोलेट करता है। ठीक है, मतलब कि डीपीएसपी अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको एक राइट मिलता है। ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एसेट। तो जब आपकी वो एसेट हो गई है तो किसी के पास में राइट नहीं है, लैंड अगर आपकी है तो किसी के पास में भी, इवन गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि वो उसको फर्दर एक्वायर कर सकती है या कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, एटसेट्रा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो इसीलिए अगर ये कहीं भी वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस राइट को आपके लिए सिक्योर करेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर स्टेट को डेवलपमेंट करना है, प्रमोशन करना है, बेटर लाइफ्स बनानी है, रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है स्टेट में, तो उस केस के अंदर उसे डेवलप करने के लिए लैंड का एक्विजिशन करना नेसेसरी था, जैसा कि डीपीएसपी पॉलिसी के अंदर बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी पे। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रीच करेंगे, और इसीलिए क्या डीपीएसपी पॉलिसी लागू की जाए या नहीं की जाए वो एक क्वेश्चन बन जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक आगे और क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का एक ही एक्सेप्शन है, वो है डीपीएसपी पॉलिसी, क्योंकि वो भी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है। इसीलिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसका ब्रीच होना डीपीएसपी पे अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक कवर किए गए हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी, जैसे कि आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल देता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने आपकी इक्वलिटी रहनी चाहिए, सब में समानता रहनी चाहिए, एंड साथ में जो लॉ है वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए, न कि किसी को स्पेसिफिक और किसी को कुछ भी नहीं। तो दिस इज़ वॉट इन द आर्टिकल 14, और अगर ये वायलेट होता है तो अगेन आप सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्टली रिट है वो फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या यहाँ पे स्टेट डिनाई कर सकती है इक्वलिटी को बिफोर द लॉ या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका मीन्स है कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में आप कोई भी स्पेसिफिक प्रिविलेज है वो नहीं दोगे। दैट इज़ कि हर कोई पर्सन लॉ के आगे समान है, डजेंट मैटर कि वो कौन है। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और जो कि इम्प्लाइज करता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसिस, कि इक्वल सर्कमस्टांसिस में है वो आप इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। जो लॉ है वो हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट देगा, ना कि अलग अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, ये सभी पर्सन पे अप्लाई करती है, इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स। हालांकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो ऑल पर्सन की यूज़ की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई भी कॉरपोरेशंस है, कोई भी फॉरेनर है, कोई एनआरआई है, तो वो भी आर्टिकल 14 है वो क्या कर सकता है, इन्वोक कर सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे है वो क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा।
ओके, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की गई आर्टिकल 15 में? दैट इज़ द रीजन, रिलीजन क्या है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे है वो आप क्या नहीं करोगे, कहीं पे भी भेदभाव नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करोगे। अगेन जो आर्टिकल 15 है वो लेस डाउन करता है कि कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेस या फिर यूज़ ऑफ द वेल्स, टैंक्स, बाथिंग, मतलब एक तरह से क्या किया गया। साथ में नंबर 1 पहले तो उन्होंने बताया कि भेदभाव नहीं हो सकता, सेकंड में उन्होंने बताया कि और भी चीज़ें हो सकती है, कास्ट वगैरह के उन पे नहीं हो सकते, लेकिन वो डिसेबल है, ठीक है, वो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कास्ट है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो पुराने ज़मानों में जब 1950s की बात करें तब वहाँ पे वेल्स, कुएँ वगैरह, टैंक्स होते थे, तो गांव में लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, वहाँ पे पर्टिकुलरली उनका एक्सेस उनको नहीं दिया जाता था। शॉप के अंदर आने से, रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, पब्लिक प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद में, यहाँ पे एंट्री उनकी बैन थी। तो ऐसा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिट हो जाएगा अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो, एंड वो सुप्रीम कोर्ट का फेवर ले सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। देन आता है आर्टिकल नंबर 16, दैट इज़ द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, गवर्नमेंट की जब भी वो होती है, ठीक है, वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बीइंग इन, कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ग्रांट कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ द फर्स्ट कि रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप यूपीएससी करते हो, आप कलेक्टर बन रहे हो, तो आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आके इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकता है, तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हो सकती है जो कि सिर्फ इंडियन रेजिडेंट को दी जाए, ओके। एंड द सेकंड इज़ द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जैसे कि SC ST OBC, इन ये सब बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनके लिए वो है रिजर्वेशन सिस्टम है वो दिया जा सकता है। देन थर्ड आता है अपना, नेक्स्ट आता है दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 17 और 18। ये दोनों सिंपल से आर्टिकल है जिसके अंदर अबॉलिशन किया गया। अबॉलिशन मतलब वो जो चली आ रही थी उनको ख़त्म किया गया था, जो प्रथा थी, जैसे अनटचेबिलिटी की थी या फिर टाइटल की थी, ठीक है, टाइटल यानी कि आप जो सरनेम यूज़ करते हो, दैट्स इट। तो वो जो प्रथा चलती आई थी वो आर्टिकल 17 के थ्रू एंड 18 के थ्रू है वो क्या की गई, उनको ख़त्म किया गया था। और अगर कोई भी इनकी प्रैक्टिस करता है तो उस केस के अंदर उसे क्या मान लिया जाएगा, गिल्टी मान लिया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है। तो आज हम करते हैं सिर्फ राइट ऑफ इक्वलिटी का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अपन नेक्स्ट फ्रीडम, अपने नेक्स्ट राइट्स के बारे में एंड राइट्स ऑफ फ्रीडम के लिए 19 से 22। तो बने रहिए, थैंक यू सो मच।